आज हम स्टडी करेंगे कि सेल टैक्स क्या है, सेल टैक्स का स्कोप क्या है, स्केड्यूल्स क्या है, कितनी तरह का सेल टैक्स होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये पहला लेक्चर होगा हमारा सेल टैक्स के ऊपर। इससे पहले हमने सैलरी का लेक्चर स्टडी कर लिया कि सैलरी का जो टैक्स कैलकुलेशन है किस तरीके से किया जाता है। रेंट का लेक्चर हम स्टडी कर चुके हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, टैक्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। वेंडर्स को पेमेंट करते हुए सेक्शन 153 के मुताबिक हमने कौन सी 3 चीजें चेक करनी है। एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमने अदर जो एडवांस टैक्स के एडजस्टेबल सेक्शंस थे वो स्टडी किए कि एडवांस टैक्स को जमा करवाते हुए कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमने 148 देखा इंपोर्ट के ऊपर के इंपोर्ट के ऊपर कौन कौन से टैक्सेस पे किए जाते हैं, और अगर आपने किसी को इंपोर्टेड आइटम सेम कंडीशन में सेल की है तो आपने किस तरीके से टैक्स को की अंडरटेकिंग प्रोवाइड करनी है ताकि आपका टैक्स डिडक्ट ना हो। फिर हमने ये देखा कि ये जो सारे टैक्सेस थे यहाँ तक जो हमने जमा करवाने हैं एफबीआर को, उसको कैसे उसका ऑनलाइन पीएसआईडी चलान बना के हमने एफबीआर को सबमिट करना है, और क्वार्टरली हमने जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है किस तरीके से फाइल करनी है। तो ये सारे प्रोसेस कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग के हम देख चुके हैं। अब एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइलिंग है वो आखिरी लेक्चर्स होंगे। उससे पहले हम स्टडी करेंगे सेल्स टैक्स। हमारा आज पहला लेक्चर होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि सेल टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, और सेल टैक्स कितनी तरह का होता है, सेल टैक्स के स्केड्यूल्स क्या होते हैं, सेक्शंस क्या होता है, और जो सप्लाई है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये स्टडी करते हैं कि जो टैक्स है, जैसे हमने शुरू में स्टडी किया कि जो टैक्स होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हम बोलते हैं जिसको इनकम टैक्स भी कहते हैं, और उसके बाद होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को हम सेल टैक्स भी कहते हैं, या एफईडी होता है, या जो कस्टम के टैक्सेस है वो सारे के सारे कहां पे फॉल करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। अब सेल टैक्स और इनकम टैक्स में एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि जो सेल्स टैक्स है वो हमने हर पीरियड, इसके 12 पीरियड होते हैं साल में, हर महीने का एक पीरियड होता है, और हर महीने की 15 तारीख को हमने जो सेल टैक्स की पेमेंट करनी होती है, कैसे करनी है वो भी सीखते हैं। उसके बाद 18 तारीख को हमने जो है वो रिटर्न फाइल करनी होती है जो कि डिक्लेरेशन होती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि मैंने ये मेरी परचेज थी और ये मेरी सेल थी, इन दोनों का जो बैलेंस था यानी कि टैक्सेस का वो हमारा सेल टैक्स पेएबल है। अगर हम देखें तो हम फार्मूला ये स्टडी करेंगे कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। तो ये हमारा क्या होगा, सेल टैक्स पेएबल। अब ये जो टैक्स है ये हम सप्लाई के ऊपर देते हैं, मतलब जो सेल करते हैं उसके ऊपर हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, जो परचेज करते हैं और वेंडर्स को जो पे करते हैं टैक्स, उन दोनों की एडजस्टमेंट लेते हैं और उसके बाद पे कर देते हैं। अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है कि साल के एंड पे जब हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जिसको हम एनुअल टैक्स रिटर्न भी कहते हैं, वहां पे हम सेल लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे, और उसके बाद हम कहते हैं जीपी है, फिर हम ये कहेंगे हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं। ये करते करते हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उस पे हम टैक्स स्लैब रेट चार्ज करेंगे और गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो वो क्या है कि सेल टैक्स में हमने कस्टमर से कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, तो हम एज ए एजेंट गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं सेल टैक्स के केस में। अब इनकम टैक्स में हम क्या करेंगे, हमारी जो अपनी इनकम होगी, सेल होगी, उसमें से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होगा वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, मतलब अपनी इनकम के ऊपर पे करेंगे। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। अब हम आते हैं सेल टैक्स के ऊपर कि सेल टैक्स कितनी तरह का होता है। देखिए, सबसे पहले जो टैक्स जैसे हमने स्टडी कर लिया, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद आता है सेल टैक्स। सेल टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि कभी भी कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे कोई डिस्कशन हो और ये कहा जाए कि सेल टैक्स क्या है या इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सेल टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, या इनडायरेक्ट टैक्स जो है सेल टैक्स है। इसके अलावा एफईडी जो है, कस्टम ड्यूटीज है, ये सारे के सारे इनकम टैक्स के अलावा जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्यों है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट को जमा करवा दिया जाता है, वेयर एज जो इनकम टैक्स है वो आप इनकम के ऊपर पे करते हैं, इस वजह से वो डायरेक्ट इनकम के आता है, इनकम पे आता है, इस वजह से उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब सेल टैक्स 2 तरह का है। सेल टैक्स एक आता है सप्लाई के ऊपर, यानी कि जो फिजिकल चीजें मूव हो रही होती हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं टेंजिबल गुड्स है,
फिजिकल चीजें सेल हो रही होती हैं जिनको आप छू सकते हैं, टेंजिबल है, और कुछ आती हैं सर्विसेज। सर्विसेज में क्या होता है कि जैसे आप कोई पेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, एसी मेंटेनेंस की सर्विसेज दे रहे हैं, कार मेंटेनेंस की सर्विसेज दे रहे हैं, रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सारी की सारी सर्विसेज हैं जो कि सर्विसेज आप ले रहे हैं, लेकिन फिजिकल कोई एक्सचेंज ऑफ जो गुड्स है या जो टेंजिबल चीजें हैं वो नहीं है, इनटेंजिबल हो रही हैं। तो सप्लाई में हम ये कहेंगे कि जो अगर कोई ऐसा कस्टमर या ऐसी कंपनी या ऐसा बिजनेस जो फिजिकल चीजें यानी कि टेंजिबल चीजें सेल कर रहे हैं, तो वो जो सेल टैक्स है वो रिटर्न कहां पे फाइल करेंगे? एफबीआर में, यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पोर्टल में, जिसको हम आईआरएस कहते हैं। सारी डिटेल में सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद आता है सब्सिडी। सब्सिडी में क्या आता है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और पंजाब में है तो पीआरए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में वो रिटर्न फाइल करेगा। उसके अलावा अगर सिंध में है तो एसआरबी, सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी में फाइल करेगा। इसी तरीके से वो कैपरा है, दूसरी भी अथॉरिटीज है जो कि बलोचिस्तान है, इस्लामाबाद है, वहां पर रिटर्न फाइल की जाएगी अगर वो रेलिवेंट प्रोविंस में है। अब ये हुआ क्या था कि आप सबको याद होगा 18वीं तरमीम के बाद जो सब्सिडीज का सेक्शन था वो सेपरेट कर दिया गया। इससे पहले कंबाइन था। इससे पहले यह था कि एक ही पोर्टल पे रिटर्न फाइल होती थी और फेडरल जो है वो बजट देता था जो सब्सिडी से रिलेटेड डिफरेंट सूबों को। लेकिन अब ये कहा गया कि सब्सिडी जो है वो हर सूबा अपनी उसकी सेल टैक्स की हैंडलिंग करेगा, अपना बजट उसमें से मैनेज करेगा, लेकिन जो फेडरल है वो सप्लाई के केस में उसको मैनेज करेगा। इस वजह से उसकी टैक्स रिटर्न कहां पे फाइल हो रही है? एफबीआर में। तो ये बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है सेल टैक्स के केस में, कि जब भी कभी सेल टैक्स में बात होगी तो आपके ज़हन में पहला क्वेश्चन आएगा क्या सप्लाई है या सब्सिडी है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जब हम चूंकि अभी हमारे स्कोप में या हम स्टडी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सप्लाई के ऊपर। अभी सर्विसेज को हम नहीं देख रहे। यहां पे आता है सप्लाई। अब सप्लाई कितनी तरह की है? जो सप्लाई है वो या तो टैक्सीबल होगी, मतलब उस पर टैक्स चार्ज होगा, या वो क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी, मतलब उस पर टैक्स नहीं होगा, या वो क्या होगी? जीरो रेटेड है, मतलब टैक्स होगा लेकिन रेट क्या होगा? 0%। ये होगी टैक्सीबल लेकिन रेट क्या होगा? 0%। अब सिंपल सा एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि जब भी आप कोई चीज सेल करेंगे, मतलब कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आपकी कोई प्रोडक्ट है, तो आपके ज़हन में सबसे पहले तो ये आएगा कि क्या मेरी प्रोडक्ट टैक्सीबल है या नहीं है। उसके बाद आपके ज़हन में आएगा कि मेरी प्रोडक्ट पे टैक्स कितना है और मेरी प्रोडक्ट पे जो टैक्स है वो कहां पे लिखा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ को पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग लेना, उसके स्केड्यूल को, सेक्शंस को, ये बड़ा एक आर्ट है। जब तक समझ नहीं आती हमें चीजों का पता नहीं चलता और हमारी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, और सम टाइम जो उसका मतलब है वो हम वो मतलब नहीं ले रहे होते, उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं, और जो बाद में सब्सिक्वेंटली हमें कुछ कंप्लाइंस के इश्यूज आ जाते हैं, पेनल्टीज आ जाती हैं, नोटिस इशू हो जाते हैं। तो इस वजह से इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बड़ा जरूरी है। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, सेम इसी सीक्वेंस से आपने चलना है कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि टैक्स है क्या, सप्लाई है। सप्लाई कितनी तरह की हो सकती है? टैक्सीबल हो सकती है, एग्जम्प्ट हो सकती है, जीरो रेटेड हो सकती है। जीरो रेटेड भी टैक्सीबल, लेकिन जीरो हमने इस वजह से सेपरेट कर दिया क्योंकि एक्सपोर्ट को भी डील करती है, इस वजह से हमने यहां पे सेपरेट किया। और टैक्सीबल में डिफरेंट रिड्यूस रेट भी आ सकता है, स्टैंडर्ड रेट भी आ सकता है, रिटेल प्राइस भी आ सकता है। अभी हम वो भी देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, फर्दर क्या है इसके ऊपर। जब हमने ये स्टडी कर लिया कि जो सप्लाई है वो टैक्सीबल है, एग्जम्प्ट है, जीरो रेटेड है, अब हमारे ज़हन में ये आएगा कि ठीक है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने टैक्स को कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे हमने इनकम टैक्स में देखा, हमने स्टडी किया कि हमेशा हमने 3 स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले हमने ये देखा कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, फिर हमने ये देखा रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है, और फिर हमने ये देखा कि उसकी ई फाइलिंग किस तरीके से करनी है। तो ये 2 स्टेप जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे आप ई फाइलिंग कभी भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप उन 2 स्टेप के बगैर ई फाइलिंग करेंगे, या तो ई फाइलिंग ठीक होगी या ठीक नहीं होगी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि मैंने कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, फिर मैं आऊंगा कि मैंने अब ई फाइलिंग कैसे करनी है। अब आता है स्टेप कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, कैलकुलेशन पे जो पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पिछली 2 स्लाइड्स में स्टडी किए, अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे कि सेल टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक ही फार्मूला, 2 कॉन्सेप्ट यूज होंगे। एक यूज होगा आउटपुट टैक्स और एक यूज होगा इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि जैसे हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में देखा कि हमारे पास स्लैब रेट है, हम स्लैब रेट अप्लाई करते हैं और टैक्स देखते हैं कि उनकी कितनी इनकम है, उसके मुताबिक क्या होता है जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाता है। इसी तरीके से रेंट के केस
में भी हमने देखा कि स्लैब रेट थे, हमने देखा कितना रेंट है और टैक्स कैलकुलेट होता है। सेक्शन 153 में हमने देखा कि हम वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हैं, इसकी क्या कैटेगरी है, क्या कौन सी गुड्स है, उसके मुताबिक क्या होता है, हम टैक्स रेट अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें हर सेक्शन में लॉ ने एक डिफाइंड डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जो कि कंप्लाइंस है, हम वो फॉलो करते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये आप यही समझे कि लॉ इज ब्लाइंड, जो उसने कह दिया हम वही करेंगे, हमारे लिए वही चीज है, जो उसने लिख दिया चाहे वो सही है या गलत है हम उसको फॉलो करेंगे। हाँ, बाद में कभी वो चैलेंज होता है किसी तरीके से, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन अभी तक जो प्रूव डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक जो काम है हम वही करेंगे। अब यही सिनेरियो आता है सेल टैक्स में भी। सेल टैक्स जैसे हमने देखा कि पीरियड कॉस्ट है, पीरियड एक 12 पीरियड होते हैं एक साल में, मतलब हर महीने आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो हर महीने आपको एक फार्मूला दिया जाएगा, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, तो हर महीने हमें एक फार्मूला दिया जाएगा, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू सेल टैक्स पेएबल। यहां पे तो हमने स्लैब रेट देखे, जहां पे इनकम थी अप्लाई किया, और यहां पे क्या है, यहां पे तो हमने स्लैब रेट देखे, उसके मुताबिक देखा कि कहां पे कितनी इनकम है, उसके मुताबिक टैक्स चार्ज कर दिया। लेकिन सेल टैक्स में कोई स्लैब नहीं है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमने यूज करना है वो क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है। जो चीज आप परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उसके ऊपर जो आप जीएसटी पे करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेंडर है मिस्टर बी, उनसे कोई चीजें परचेज की जिनकी वैल्यू थी 1 लाख, उन्होंने आपको 18% जीएसटी भी चार्ज कर दिया, तो टोटल वैल्यू होगी 1,18,000। तो ये जो 18,000 है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। मतलब आपने अपने जाती इस्तेमाल के लिए चीजें तो नहीं परचेज की, आपने तो बिजनेस के लिए परचेज की है। और बिजनेस में आप जो चीजें परचेज करेंगे कुछ टाइम के बाद आपने सेल भी करनी होती है, क्योंकि ये एक रूल है, सिंपल है। या तो आप क्या कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चरर के केस में रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के केस में आप कंप्लीट एक प्रोडक्ट या यूनिट परचेज कर रहे हैं और आगे उसको सेल करेंगे। अब यही सिनेरियो यहां पे अप्लाई होता है। वो क्या अप्लाई होता है कि अब इनपुट टैक्स तो आ गया, 18,000 समझ आ गई। अब आउटपुट टैक्स क्या है, अब आपने ये प्रोडक्ट जो है वो परचेज की और मिस्टर सी को बेच दी। आपने बेची फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट 2 लाख की, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, वैसे इतनी महंगी नहीं होगी, इतना प्रॉफिट नहीं होता। और आपने भी क्या किया, 18% टैक्स चार्ज कर दिया और ये अमाउंट बन जाएगी 36,000। ये जो टैक्स आपने चार्ज किया है सप्लाई के ऊपर, सेल के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स। तो आपने याद कैसे रखना है कि जो चीज जो चीज इन हो रही है वो इनपुट टैक्स है, और जो चीज आउट हो रही है, जो टैक्स चार्ज हो रहा है वो क्या है, आउटपुट टैक्स। अब ये फार्मूला आपके ज़हन में होगा, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का डिफरेंस हमने देख लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे और टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। 36,000 कितना हमारा आउटपुट टैक्स है और 18,000 रुपया हमारा क्या है, इनपुट टैक्स है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18,000 रुपया, ये हम क्या करेंगे, मंथ एंड पे हर महीने की 15 तारीख को गवर्नमेंट को यानी कि एफबीआर को जमा करवा देंगे। ये कैसे जमा करवाना है, कैसे पीएसआईडी बनाना है, आगे डिटेल में इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, आरएस पे भी स्टडी करेंगे। हर चीज हम पूरी मुकम्मल एक एक सिचुएशंस को स्टडी करते जाएंगे, डिफरेंट इंडस्ट्री के मुताबिक भी इसको देखेंगे, सारी चीजें कवर्ड होंगी। लेकिन अभी आपने जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते जाना है। अब हमने क्या किया, जैसे हमने इनकम के लेक्चर्स में देखा, जो सैलरी है, रेंट है, वहां पे कि स्लैब क्या है, किस पे अप्लाई होना है, कौन टैक्सीबल है। यहां पे हमने ये देखा कि सेल टैक्स है, सप्लाई कितनी तरह की हो सकती है, टैक्सीबल हो सकती है, एग्जम्प्ट हो सकती है, जीरो रेटेड हो सकती है। कैलकुलेशन में देखा कि फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है। अब ये आता है कि भाई स्कोप क्या है, कोई भी काम करने के लिए आपको एक डायरेक्शन दी जाती है, एक बॉक्स दिया जाता है कि इस बॉक्स में रह के आपने काम करना है। इस बॉक्स के बाहर जाएंगे तो आपका स्कोप नहीं है। मतलब जैसे आप ऑडिट करते हैं, जैसे आप जॉब करते हैं, जैसे आप बिजनेस करते हैं, तो आपको पता होता है मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरा ये स्कोप है, इस टारगेट मार्केट में मैं सेल करूंगा। इसी तरीके से जब आप जॉब करते हैं तो आपको जेडीज दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आपका ये स्कोप है, इस जेडीज को आपने कंप्लीट करना है। अब हम देखने लगे कि स्कोप क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने जो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है, बड़ी अच्छी तरीके से लेनी है, और ये अगर आपको समझ आएगा तो आगे सेल टैक्स इंशाल्लाह सारा समझ आता जाएगा। अगर आप सेल टैक्स
को स्टडी करें तो उसमें आपको जो कंक्लूजन नजर आएगी पूरे सेल टैक्स की पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने एक चीज बनाई। सबसे पहले जब आप कोई बिजनेस प्लानिंग करते हैं या जॉब करते हैं या एज ए कंसल्टेंसी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कहां पे फॉल कर रही है। क्या वो सप्लाई है, सर्विसेज है? आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ओके ये सप्लाई है। फिर आपके जेहन में आएगा कि ये क्या टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है या जीरो रेटेड है। तो फिर आप जाएंगे रेलिवेंट जो सेक्शंस है या स्केड्यूल है वहां पे जाके उसको स्टडी करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे कि अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ये तो नॉर्मल टैक्स में है या थर्ड स्केड्यूल में है या 10th, अभी मैं बताता हूं आपको, 10th स्केड्यूल में है या 13 में है या ये स्पेसिफिक है या ये रिटेलर्स के ऊपर टैक्सेशन हो रही है। तो अभी हम सारी डिटेल में मैं आपको सारे पॉइंट्स बताता हूं, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली जब आप काम करते हैं तो आपको क्या करते हैं, आप सप्लाई आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि कितना टैक्स है और कहां पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये अभी आता है स्कोप। स्कोप में सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप पाएंगे नॉर्मल टैक्स में। सेल टैक्स का जो नॉर्मल या डिफॉल्ट सेल टैक्स रेट है वो कितना है, स्टैंडर्ड रेट कितना है, 18%। ये फरवरी 21 फरवरी 2023 से बढ़ा दिया गया था। उससे पहले ये रेट कितना था, 17%, अब हो चुका है 18%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल गुड्स या टैक्सेबल गुड्स क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो गुड्स है ये स्टैंडर्ड गुड्स है और इनके ऊपर जो रेट अप्लाई होगा वो 18% होगा और इनकी जो कैलकुलेशन होगी वो वैट मूड में होगी। वैट मूड क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स मूड में। वो कैसे होगी कि फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और इसी तरीके से मिस्टर सी है। मिस्टर ए ने चीज बेची 1 लाख की और जीएसटी चार्ज कर लिया 18,000 रुपया, स्टैंडर्ड रेट था। मिस्टर बी ने ये चीजें बेची 1,10,000 की और 1,10,000 के ऊपर भी 18% चार्ज कर दिया और मिस्टर सी ने ये चीजें बेची 1,20,000 की और इसके ऊपर भी 18% चार्ज कर दिया। अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो वो क्या कैलकुलेशन आएगी कि मिस्टर बी ने जो 1,10,000 है इसके ऊपर 18% पे किया तो ये अमाउंट आ जाएगी 19,800। और इसी तरीके से जो मिस्टर सी है उसने क्या किया, 1,20,000 पे 18% चार्ज किया तो ये अमाउंट कितनी आ गई, 21,600। अब ये जीएसटी इसने 18,000 चार्ज किया, इसने 19,800 चार्ज किया और इसने कितना चार्ज कर लिया, 21,600। अब ये कैसे चार्ज हुआ, डिफरेंस क्या आता है, मतलब यहां पे अगर आप देखें तो 19,800 माइनस 18,000 आप कर दें तो ये अमाउंट आती है 1,800। ठीक है, 1,800 कैसे कैलकुलेट हुआ, 1,800 इस तरह कैलकुलेट हुआ कि इसने जितना प्रॉफिट ऐड किया उसके ऊपर एडिशनल सेल टैक्स उसने दे दिया, ऐड कर दिया। इसका प्रॉफिट कितना बनता था, 1,10,000 की इसने चीज बेची, 1 लाख की इसने चीज खरीदी तो डिफरेंस कितना आया, 10,000। 10,000 का 18% लेंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,800। मतलब क्या हुआ, वैल्यू एडेड, जितनी वैल्यू ए ने बी को सेल करते हुए ऐड यानी कि बी ने ऐड की उसके ऊपर टैक्स दे दिया। इसी तरीके से सी में आ जाए, सी में क्या किया कि टैक्स चार्ज किया 21,600 और यहां पे जो अमाउंट है वो है 19,800। इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं, 21,600 माइनस 19,800 तो ये अमाउंट भी कितनी बन गई, 1,800। 1,800 कैसे आई, सेम उसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1,20,000, इसमें से माइनस कर दें 1,10,000 तो डिफरेंस आता है 10,000। इसने भी प्रॉफिट 10,000 ऐड किया, इसका 18% लेंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,800। मतलब ये है कि जो जहां पे वैल्यू ऐड कर रहा है उस वैल्यू के ऊपर टैक्स दे रहा है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, वैट मोड या वैल्यू एडेड। जहां पे वैल्यू ऐड हो रही है आप टैक्स देते जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल टैक्स। लेकिन इसमें एक और चीज आती है कि नॉर्मल टैक्स में वो ये कहता है कि जो अगर आपकी प्रोडक्ट नॉर्मल टैक्स में है और आप ऐसे बंदे को सेल कर रहे हैं जो कि आपका कस्टमर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो आपने क्या करना है, फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है। फर्दर टैक्स का रेट क्या है, 4%। जैसे आपको याद होगा हमने इनकम के लेक्चर में देखा, सेक्शन फॉर एग्जांपल 153 है, वहां पे हमने ये देखा कि हम एक सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं और हमने ये देखा कि वो बंदा क्या है, इनएक्टिव है या कितना है, नॉन फाइलर है। फाइलर का रेट था 5%, वो चूंकि नॉन फाइलर था तो हमने उसको पेनल्टी चार्ज कर दी। हमने कहा कि तुमने चूंकि कंप्लाइंस नहीं की, तुम्हारा इस वजह से टैक्स रेट कितना है, 10%। तो ये एक तरह की उसको क्या चार्ज हो रही है, पेनल्टी। लेकिन अब इनकम टैक्स में तो वर्ड यूज होता था। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स की, तो इनकम टैक्स में वर्ड यूज होता था एक्टिव
या इनएक्टिव, और या हम इसको कह सकते हैं पुराना जो लफ्ज था कि ये नॉन फाइलर है, और जो एक्टिव होता था वो क्या होता था, फाइलर होता था। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा कि अगर कोई फाइलर है तो रेट कम होगा, हाँ अगर कोई नॉन फाइलर है तो फाइलर का रेट 5% है, नॉन फाइलर का रेट क्या है, 10% है। तो इनकम टैक्स में जब भी कभी आपने अब जेन में रखना है, जब भी कभी फ्यूचर में एक्टिव, इनएक्टिव, फाइलर, नॉन फाइलर का वर्ड यूज होगा तो वो वर्ड कहां पे यूज हो रहा होगा, इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स का दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, कभी आप इंटरव्यू में जाते हैं, कभी कमिश्नर से मिलते हैं, कभी किसी जगह पर बात करते हैं, कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, क्लासेस लेते हैं, या अपने क्लाइंट को बताते हैं, तो आपके पास सारा नॉलेज ही होना चाहिए। ऑब्वियसली आपके पास होगा भी, लेकिन चूंकि कई लोगों को नहीं पता होता, कुछ लेमैन है, अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं, तो इस वजह से टेक्निकल टर्म्स हम यूज कर रहे हैं कि हमें जो नजर आता है वो नहीं होता। सम टाइम लेटर पे, बजट में डिफरेंट वर्ड यूज किए जाते हैं, तो इस वजह से हम सारी चीजें मैं वो अकाउंट फॉर कर रहा हूं, ताकि जब आप कभी लॉ को स्टडी करें, रीड करें, तो आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज ना रहे जो आपको समझ ना आई हो, आप कहेंगे ये कौन सा लफ्ज है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स जब भी फाइलर नॉन फाइलर की बात होगी तो वो कहां पे बात होगी, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब भी कभी इनएक्टिव जो अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड की बात होगी तो वो कहां पे होगी, सेल टैक्स में। जैसे हमने देखा कि एक बंदा है, उसने सबसे पहले अपने आप को नादरा से सीने से लिया, फिर उसने एनटीएन ले लिया। एनटीएन क्या है, इनकम टैक्स है। यहां पे जो डिस्कशन होगी, अगर किसी का सिर्फ एनटीएन है, वो रिटर्न फाइल कर रहा है तो फाइलर होगा, या क्या होगा, नॉन फाइलर होगा। लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड करवा लिया। सेल टैक्स में रजिस्टर्ड कैसे करवाया, ये हम आगे देखेंगे कि किन लोगों ने रजिस्टर्ड होना है, किन लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं होना। लेकिन अभी हम ये स्टडी कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब आपने लेक्चर के साथ साथ रहना है, नई चीजें आपके ज़हन में आ रही होंगी, लेकिन उसको होल्ड करना है। कुछ टाइम के बाद अगली क्लासेस में हम ये सारी चीजें स्टडी करते जाएंगे। एसटीआरएन है, एसटीआरएन जब आप लेते हैं तो क्या होता है कि आप जब अगर किसी के पास सेल टैक्स नंबर नहीं है तो वो उसको हम क्या कहेंगे, अनरजिस्टर्ड। और अगर किसी के पास सेल टैक्स नंबर है या सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो हम उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड है। वैसे तो सेल टैक्स का नंबर जो है वो खत्म किया हुआ है, लेकिन फिर भी नंबर इशू होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो अपनी टैक्सेबल सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है और प्रॉपर उसकी कंप्लाइंस भी कर रहा है तो वो क्या है, रजिस्टर्ड है। और जो नहीं कर रहा या सस्पेंडेड है या रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो क्या है, अनरजिस्टर्ड। मतलब अब ये है कि इनकम टैक्स में फाइलर, नॉन फाइलर, एक्टिव, इनएक्टिव, सेल टैक्स में अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, ये दो वर्ड आपने इसका जो कंपैरिजन है वो याद रखना है, इसमें डिफरेंस याद रखना है। अब ये लॉ यहां पे ये कहता है कि जैसे इनकम टैक्स को पेमेंट करते हुए आपने नॉन फाइलर का रेट ज्यादा चार्ज किया था, इसी तरीके से अगर नॉर्मल आप प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड गुड्स में है, तो आपने 18% के साथ जो फर्दर टैक्स है वो भी चार्ज करना है। मतलब आपका जो टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 18 + 4 = 22%। अब ये कैसे आया, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक आप सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है मिस्टर, हम ये कह सकते हैं इसको यहां पे कि आपने सेल की, एक बंदा है जो कि मिस्टर ए है। मिस्टर ए को जो चीज आपने बेची वो एक बंदा रजिस्टर्ड है, वहां पे सेम प्रोडक्ट आपने 1 लाख की उनको बेची और 18% जीएसटी चार्ज किया, टोटल अमाउंट आ गई, ग्रॉस अमाउंट 1,18,000। अब एक और बंदा आपके पास आता है, मिस्टर बी है, उसको आपने सेल किया 1 लाख का, लेकिन आपको पता चला कि वो बंदा क्या है, अनरजिस्टर्ड है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपने फर्दर टैक्स भी चार्ज किया और उसके लिए ग्रॉस अमाउंट कितनी होगी, 1,22,000। सेम सिनेरियो हमने इनकम टैक्स में देखा था कि अगर सेम बंदा नॉन फाइलर होगा टैक्स रेट ज्यादा होगा। सेम सिनेरियो हम यहां पे देख रहे हैं कि सेम बंदा अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब 22% हो जाएगा। अब ये क्यों किया जाता है, इस वजह से किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स नेट में लोग आए। ये क्यों किया जाता है, इस वजह से किया जाता है ताकि जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में आए, अपने आप को कंप्लाइंट करें, इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो, और जो सेलर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है कि तुमने ये काम करने हैं। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया जनाब, जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड था और नॉर्मल गुड्स थी, उसमें हमने सारी चीजें स्टडी कर ली। अब हम आते हैं, अच्छा ये जो पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्कोप को हमने डिवाइड क्यों किया। अब आपके ज़हन में सवाल ही आएगा कि इनकम टैक्स में तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था, वहां पे तो हमने ये देखा कि अगर एक बंदे की इतनी सैलरी है तो उसको टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा, रेंट इतना है तो टैक्स चार्ज हो जाएगा। वहां पे तो इतनी ज्यादा कैटेगरी नहीं थी, लेकिन वहां पे भी कैटेगरी थी। क्या थी, रेंट सेपरेट टैक्स था, सैलरी का सेपरेट टैक्स रेट थे,
उसके बाद वेंडर्स की पेमेंट के सेपरेट टैक्स रेट थे, एडवांस टैक्स सेपरेट कैलकुलेट हुआ, इंपोर्ट के सेपरेट टैक्स थे। सेम इसी तरीके से सेल टैक्स के अंदर भी सेपरेट स्केड्यूल्स बना दिए गए, टैक्स रेट दे दिया गया। जब आप सेल टैक्स को स्टडी करते हैं तो सेल टैक्स एक्ट में जाएंगे तो आपको नजर आएगा सेक्शन में वो फर्दर बताएगा कि ये सेक्शन डील करता है। फॉर एग्जांपल हम जूम करते हैं कि अगर ये ऊपर जो हमने बात की है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, ये जो बात की है यहां पे टैक्सेबल की जब भी डिस्कशन होगी तो वो ये कहेगा कि वो प्रोडक्ट अदर देन दैट, यानी कि टैक्सेबल में वो ये कहेगा कि वो प्रोडक्ट अदर देन दैट जो कि कहां पे अवेलेबल है, सेक्शन 13 में, जो कि अवेलेबल है सेक्शन 4 में। जब आप सेक्शन 13 और 4 पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो कहेगा कि सेक्शन 13 में कौन सी प्रोडक्ट है एग्जम्प्ट, सेक्शन 4 में कौन सी प्रोडक्ट है जीरो रेटेड। अब वो सेक्शन में बताता है कि ये प्रोडक्ट जीरो रेटेड है, लेकिन डिटेल में कहां पे जाके बताता है फर्दर, उसका एक स्केड्यूल है। स्केड्यूल क्या होता है, क्योंकि अगर आप सेल टैक्स को या किसी भी लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को या बुक को पढ़ते हैं तो वो चैप्टर बताता है, सेक्शन बताता है, और फिर ये बताता है जो इस सेक्शन में मैं बात कर रहा हूं ना, ये सेक्शंस की प्रोडक्ट फ्रांस स्केड्यूल में है, वहां पे जाके देख लें, अदरवाइज तो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो इस तरह जब हम ये कहते हैं कि 13 स्केड्यूल जो है डील करता है एग्जम्प्ट को, साथ ही वो ये कहता है कि आपने 6 स्केड्यूल देखने हैं सेल टैक्स का, वहां पे जो मैंने प्रोडक्ट बताई हुई ना सारी की सारी एग्जम्प्ट है। आपने याद कैसे रखना है, एग्जम्प्ट में एक्स आता है, 6 में भी एक्स आता है, तो 6 स्केड्यूल क्या है एग्जम्प्ट से रिलेटेड। इसी तरीके से जीरो रेटेड क्या है, 5th स्केड्यूल, वो ये कहता है कि 4th स्केड्यूल में जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये सारी की सारी चीजें जीरो रेटेड है, लेकिन कहां पे डिटेल अवेलेबल है 5th स्केड्यूल में। तो ये इन दो, अब टैक्सेबल में यह क्या कहता है कि इन दोनों को निकाल दें, बाकी सारी की सारी चीजें कहां पे फॉल करेंगी, टैक्सेबल में फॉल करेंगी। तो इस तरह आपने याद रखना है। अगर हम सिर्फ बात करें एग्जम्प्ट की तो हम ये कहेंगे कि जाके हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 13 और 6 स्केड्यूल देखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि जी जीरो रेटेड है तो हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 4 और कौन सा देखना पड़ेगा, 5th स्केड्यूल। अब आपके ज़हन में क्लैरिटी होगी कि मैंने एग्जम्प्ट देखना है, सबसे पहले क्या पढ़ूंगा 13 सेक्शन, और उसकी प्रोडक्ट जाके कहां पे देखूंगा 6 स्केड्यूल में। इसी तरीके से जीरो की बात होगी तो आपके ज़हन में क्या आएगा, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा 4th स्केड्यूल और इसकी प्रोडक्ट कहां पे जाके स्टडी करूंगा 5th स्केड्यूल में। तो अब आपको स्केड्यूल और सेक्शन पढ़ने का इस तरीके से पता चलेगा कि सबसे पहले सेक्शन फिर उसका रेलिवेंट स्केड्यूल। अब यही फॉर्मेट आपने नीचे यहां पे रखना है कि यहां पे हमने देखा कि नॉर्मल में स्टैंडर्ड रेट है, फर्दर टैक्स है, और सेक्शन 13 और 4 के अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहां पे फॉल करती हैं, नॉर्मल टैक्स में। अब रेट कितना है 18%, लेकिन हम चूंकि एक ऐसी कंट्री में है जो कि अभी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो रही है, थर्ड वर्ल्ड में है, लोग सारे एक जैसे नहीं हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वैट मूड जो हमने यहां पे नॉर्मल में डिस्कस किया वो मैन्युफैक्चरर भी यूज करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी यूज करेगा, होलसेलर भी यूज करेगा, सब होलसेलर भी यूज करेगा और रिटेलर भी यूज करेगा। ठीक है, तो सारे यूज नहीं कर सकते। हो सकता है कि इकोनॉमी ये लोग ज्यादा ऑर्गेनाइज हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी ऑर्गेनाइज हो, होलसेलर भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, लेकिन रिटेलर ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। जो छोटे छोटे दुकानों में बैठे हुए कैसे वैल्यू एडेड देंगे, उनको तो अपने हिसाब किताब का बड़ा क्लैरिटी नहीं होती, तो ये टैक्स कैसे पे करेंगे। तो ये तो है उन कंट्रीज के लिए जो कि ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है, जो कि इवेंचुअली हम आस्ता आस्ता इस तरफ जा रहे हैं कि आस्ता आस्ता हमारी इकोनॉमी जो है वो टाइम के साथ हो सकता है हमारी जिंदगी में डॉक्यूमेंट हो जाए, या जो हम सोच रहे हैं ऐसा ही हो कि फ्यूचर में हर बंदा जो है टैक्स नेट में आए और टैक्स जमा करवाए और जो बर्डन है वो इक्वली शेयर किया जाए। एनीवेज, अब आता है पॉइंट कि कुछ प्रोडक्ट को तो हमने कह दिया ठीक है ये किस तरह है वैट मोड में, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट को हमने क्या कह दिया कि इसका स्केड्यूल एक फिक्स कर दें। वो स्केड्यूल कौन सा है, 3rd स्केड्यूल। अब 3rd स्केड्यूल में क्या होता है कि टैक्स चार्ज किया जाता है रिटेल प्राइस पे, या हम इसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि एमआरपी। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ये होता है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है, उसके बाद होलसेलर को बेचता है, रिटेलर को बेचता है, रिटेलर आगे जाके एंड कंज्यूमर को बेचता है। अब इस सारी सप्लाई चेन में अब सबको डॉक्यूमेंट करने के लिए एफबीआर को एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए, दूसरा उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तीसरा यह है कि वहां के जो लोग हैं वो भी कंपिटेंट होने चाहिए जो चीजों को देख सकें। अब ये सारी चीजें लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से एफबीआर ये कहता है कि ये सारी चीजें हमसे नहीं हो सकती, ये बड़ा मुश्किल है इनको ट्रेस करना। हम क्या करते हैं, हम एक
टैक्स की कैटेगरी का एक नया स्केड्यूल या नई कैलकुलेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जब आप कभी बात करते हैं ना, हम जैसे दुबई की बात हो रही है, दुबई में जो टैक्स है वैट मूड है, हर कोई उस कैटेगरी में आ रहा है। जो यूरोप है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे वैट है, सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, जो इन हुआ आउट हुआ दोनों का डिफरेंस पे कर दें। लेकिन हमारे यहां चूंकि सबको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, इस वजह से हमने क्या किया, हर्डल्स बना दी कि ये जो हर्डल है इन लोगों के लिए, ये जो काम होगा बॉक्स होगा इन लोगों के लिए, ये जो बॉक्स होगा वो इन लोगों के लिए। तो थर्ड स्केड्यूल में वो क्या कहता है, थर्ड स्केड्यूल में ये कहता है कि हमने जो प्रोडक्ट है ना, जो मार्केट में सेल होनी है, मतलब मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई, सब लोगों ने जाके एंड कंज्यूमर को जितने की बेचनी है, आज ही हम ये मैन्युफैक्चरर को कहते हैं कि आज ही आप हमें यहां पे टैक्स दे दें। चूंकि हम इन सारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है या ये टैक्स पे नहीं करना चाहते, तो हम वैल्यू एडेड मोड में इनको नहीं पकड़ सकते। अब होता क्या है, यहां पे आके अज्यूम करें कि मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट सेल होनी है 1 लाख की और उस पे 18% जीएसटी चार्ज होना है, तो 118 का जो एंड कंज्यूमर है वो पे करेगा। आपको पता है ना, सेल टैक्स जैसे अभी हमने स्टडी किया, सारे इन आउट कर रहे होते हैं, एट द एंड जाके पे कौन करता है, मैं या आप, जो कि एंड कंज्यूमर है, जो भी एंड कंज्यूमर है वो पे कर रहे होते हैं। तो ये इस थर्ड स्केड्यूल में 2 चीजें आपने याद रखनी है। नंबर 1 क्या है कि जो प्राइस है वो प्रिंट होगी बॉक्स के ऊपर, जो भी रैपर है बॉक्स है, जैसे आप आइसक्रीम लेने जाते हैं, शैम्पू लेने जाते हैं, उसके अलावा कोई टिश्यू बॉक्स लेने जाते हैं, कोई बेवरेज लेने जाते हैं, तो आप देखते हैं वहां पे कुछ प्रोडक्ट पे प्राइस प्रिंटेड होती है, कुछ प्रोडक्ट पे प्राइस प्रिंटेड नहीं होती। तो अब आपके ज़हन में फौरी एक चीज आएगी, अच्छा जिसके ऊपर प्राइस प्रिंटेड है वो क्या है, थर्ड स्केड्यूल की है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी आपके ज़हन में अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अच्छा इसकी कैलकुलेशन तो इस तरीके से हुई होगी, ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। तो आपका थिंकिंग स्टाइल जो है वो अब चेंज होगा प्रोडक्ट को देखते हुए, और यही हमारी लर्निंग होगी। आस्ता आस्ता हम इन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में, अपनी कंसल्टेंसी में या अपनी जॉब में, उसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते जाएंगे। तो ये आपके ज़हन में आएगा, अच्छा प्रिंटेड है तो ये कौन सी है, थर्ड स्केड्यूल। पहला पॉइंट ये है कि लॉ ये कहता है कि आपने प्राइस जो है वो क्या करनी है, प्रिंट करनी है। दूसरा पॉइंट क्या है, वो ये कहता है कि जब चीज मैन्युफैक्चरर बनाएगा, सबसे पहले जो बनाएगा वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो नॉर्मली तो मैन्युफैक्चरर ही बनाते हैं या कमर्शियल इंपोर्टर होते हैं जो बाहर से इंपोर्ट करता है। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में चीज बना के या इंपोर्ट करके बेचेगा, उसका काम है कि जितने की प्राइस प्रिंटेड है उसके ऊपर जो जीएसटी बनता है ना, वो आज ही हमें जमा करवा देगा। हमें नहीं पता कि ये लोग जमा करवाते हैं कि नहीं करवाते, आज ही आप हमें दे दें। मतलब यहां पे वैल्यू एडेड में अगर हम चीज देखें तो हो सकता है यहां पे ये बंदा 70 की बेचे, ये 80 की बेचे, ये 85 की बेचे, ये जनाब 90 की बेचे और ये जाके 100 की बेचे। तो सारे थोड़ा थोड़ा टैक्स करते करते गवर्नमेंट के पास कितना आना चाहिए था, 18,000। लेकिन ये चूंकि सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये हो सकता है जमा ही ना कराएं, पता चले यहां पे जनाब इन्होंने कर दिया, तो गवर्नमेंट को 18,000 नहीं आया, गवर्नमेंट को आ गया जनाब यहां पे 14,000 या 15,000। तो गवर्नमेंट ने इस वजह से ये कहा कि जितने की चीज एंड कंज्यूमर ने लेनी है ना, हम आज ही सप्लाई चेन की कैलकुलेशन करते हैं और टैक्स इनसे ले लेते हैं। तो 18% या जितना भी टैक्स रेट है वो कौन चार्ज करेगा, मैन्युफैक्चरर चार्ज करेगा। तीसरे नंबर पे वो क्या कहता है, तीसरे नंबर पे वो ये कहता है कि आपने जो डिस्काउंट देने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 70,000 रुपए की चीज बेची और आप बनाई और आप ये कहते हैं 10% डिस्काउंट ले लें 7,000, तो जो भी डिस्काउंट है वो आपको अलाउ नहीं है। आप जो प्राइस कस्टमर को देंगे यहां पे, यानी कि जितने की प्रोडक्ट प्राइस बॉक्स के ऊपर या रैपर पे प्रिंटेड होगी वही चीज उसी के ऊपर आपने जीएसटी पे करना है। कोई डिस्काउंट माइनस करके आप जीएसटी नहीं देंगे। आगे जाके हम ये भी देखेंगे डिस्काउंट 2 तरह का होता है, ऑन इनवाइस होता है एट द टाइम ऑफ सेल, और ऑफ इनवाइस होता है जो बाद में आप सेल के बाद देते हैं जब कभी कोई कस्टमर आपका टारगेट अचीव कर लेता है। वो भी हम स्टडी करेंगे। अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि यार ये तो टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, डिस्काउंट भी माइनस नहीं करने दे रहे, ये तो बड़ा ज्यादा टैक्स है। साथ ही उसने ये कह दिया कि मैं आपको कुछ रिलीफ भी देता हूं कि अगर वो प्रोडक्ट जो मैंने कह दिया किसमें है, थर्ड स्केड्यूल में, तो आपने सेल करते हुए जो फर्दर टैक्स है वो चार्ज नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अनरजिस्टर्ड कस्टमर को बेचते हैं तो नॉर्मल टैक्स में फर्दर टैक्स चार्ज होगा, थर्ड स्केड्यूल में फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्यों चार्ज नहीं होगा? क्योंकि वो ये कहते हैं जी हमने आपसे आज ही ज्यादा टैक्स ले लिया, 18% हम डिस्काउंट भी माइनस नहीं करने दे रहे, तो लिहाजा अगर हम ये भी चार्ज कर देंगे तो टैक्स ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से आप फर्दर टैक्स चार्ज मत करें, जो टैक्स हमने लेना था वो आज ही हमने आपसे ले लिया है। तो
तो ये हम प्रोडक्ट हमने देख लिया थर्ड स्केड्यूल का। थर्ड स्केड्यूल को भी स्टडी कर लीजिएगा, वहां पे मैं आपको वैसे नोट्स भी भेज दूंगा, वहां पे सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि कौन कौन सी जो प्रोडक्ट है थर्ड स्केड्यूल में। अब आप यहां तक अगर हम देखें तो अब आपके ज़हन में 3 4 5 6 जो चीजें थी स्टार्ट में वो क्लियर है कि सेल टैक्स क्या होता है, और सेल टैक्स हर महीने यानी कि 12 पीरियड होते हैं एक साल में सेल टैक्स के। फिर हमने ये देखा कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि किस सप्लाई है, सब्सिडी है हमारा, उसके बाद टैक्सीबल है, एग्जम्प्ट है, और उसके अलावा जीरो रेटेड है। फिर हमने ये देखा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। फिर हमने ये देखा कि कैलकुलेशन के बाद भी इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया कि कुछ आइटम की कैलकुलेशन नॉर्मल है, कुछ आइटम की कैलकुलेशन क्या है, थर्ड स्केड्यूल के मुताबिक है। अब आता है जी 10th स्केड्यूल। अब 10th स्केड्यूल में जैसे अभी हमने रिसर्च किया कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल टैक्स में है, कुछ एमआरपी में है, थर्ड स्केड्यूल में है, और कुछ प्रोडक्ट को रिलीफ दे दिया गया और कहा गया कि ये चूंकि अभी टैक्स नेट में नहीं है, आस्ता आस्ता इनको टैक्स नेट में लाना है, आज थर्ड स्केड्यूल में ऐड करें, कल को हो सकता है यहां पे हम ले आए या यहां पे ले आए, जब ये लोग मैच्योर हो जाएंगे, इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी। ये अभी इमैच्योर लोग हैं, कौन से हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको पता है जो ब्रिक्स है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए ब्रिक्स है, और भी काफी चीजें इसमें आती हैं। तो वहां पे वो कहते हैं जी आपने हमें फिक्स टैक्स रेट देना है। मैंने एग्जांपल दी है 10th स्केड्यूल में, और भी प्रोडक्ट्स हैं कि वहां पे जो अगर कोई किसी ने भट्ठा लगाया हुआ ईंटों का, क्योंकि अनडॉक्यूमेंट लोग हैं, उनको आप नहीं पकड़ सकते, नहीं देख सकते, वहां पे जाके विजिट नहीं कर सकते, तो वो ये कहते हैं ठीक है आपने हमें फिक्स दे देना है टैक्स, कि हर महीने आपने इतना फिक्स टैक्स दे देना है, जो कि 10th स्केड्यूल में मेंशन है। इवेंचुअली ये वैट मूड में या थर्ड स्केड्यूल मूड में आएंगे। अभी ये चूंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ सालों के बाद जब इनको समझ आ जाएगी कि अच्छा यार ये टैक्स देना है, तो आस्ता आस्ता इसको वैल्यू एडेड में ले आएंगे। पहले तो हम इनको आदत डाल रहे हैं कि आपने टैक्स पे करना है, इस वजह से फिक्स टैक्स डाल दिया कि जी महीने का आपने 10,000 देना है, 15,000 देना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुताबिक। उसके बाद फिर कुछ और प्रोडक्ट थी जो किसमें आ गई 13th स्केड्यूल, यानी कि 13th स्केड्यूल में वो कौन सी प्रोडक्ट है वो भी देख लेते हैं। यहां पे आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि जो स्टील का बिजनेस है उसको प्रोडक्शन कैपेसिटी या कंजम्पशन के मुताबिक टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे हमने देखा पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहां पे हमने देखा कि सारी नॉर्मल प्रोडक्ट्स आ गई, थर्ड स्केड्यूल आ गई, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ गई जो कि 10th स्केड्यूल में है। जैसे ब्रिक्स का बिजनेस है, कुछ स्टील का बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या जाएगा, ये सारी चीजें वो बोली जो वैट मूड में थर्ड स्केड्यूल में नहीं हो सकती। आस्ता आस्ता इनको हम वहां पे लेके आ रहे हैं। इवेंचुअली एट द एंड क्या होगा कि सारे जब इकोनॉमी सारी कवर हो चुकी होगी, अगर हमारी जिंदगी में हो जाए, तो सारी चीजें यहां से ये उठेंगी, वो कहां पे आ जाएंगी, नॉर्मल में, वैल्यू एडेड में। लेकिन अभी नहीं है, ये अभी नहीं हो रहा, ये फ्यूचर में कभी होता है तो हम देख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है टैक्स ऑन सीएनजी। तो जो सीएनजी एसएनजीपीएल आगे गैस दे रही है, या जो सीएनजी स्टेशंस हैं उनकी कैलकुलेशन के लिए जो टैक्स है वो डिफरेंट मैकेनिज्म है, इसको हम स्टडी कर लेंगे, ये भी उन्होंने सेपरेट दिया हुआ है। फिर आता है जी टैक्स ऑन रिटेलर। अब रिटेलर के लिए ना दो चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई कर दी कि रिटेलर वो वाला है जो कि एक टियर 1 का रिटेलर है, और एक वो रिटेलर है जो कि टियर 2 का रिटेलर है। मतलब रिटेलर की भी दो कैटेगरी हैं, एक वो रिटेलर है जिनके छोटे छोटे मार्ट्स हैं, जिनका बिजनेस थोड़ा ज्यादा है, और एक वो रिटेलर है जो गली मोहल्ले वाले रिटेलर हैं जिनका इतना बिजनेस ज्यादा नहीं है। अब उनको क्या पता टैक्स कैसे देना है। यहां पे उन्होंने कहा कि हम उनको फिक्स टैक्स चार्ज कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर उनको चार्ज कर दिया जाएगा। यहां पे वो कहते हैं कि जी इन्होंने वैट मूड में ही टैक्स देना है, वैल्यू एडेड मूड में ही टैक्स देना है। अगर थर्ड स्केड्यूल की आइटम है तो थर्ड स्केड्यूल के मुताबिक रिपोर्ट होंगी, अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट में इन आउट करने के बाद जो टैक्स है वो पे करेंगे। आगे जाके हम स्टेप बाय स्टेप तमाम एग्जांपल्स देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि चीजें स्टडी कैसे करनी है, क्योंकि पहले तो हमें ये समझ आए ना कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। उसके बाद वो कहता है कि जी अगर जो टियर 1 का रिटेलर है, चूंकि ये बड़ा रिटेलर है, तो इसने अपने आप को पॉइंट ऑफ सेल के साथ भी रजिस्टर्ड करवाना है। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, जब आप कभी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपको इनवाइस मिलती है जिसपे एफबीआर का लोगो भी होता है, क्यूसी कोड भी होता है, और वो इनवाइस एफबीआर के सिस्टम से जनरेट होती है। ये ऐसे ही है जैसे एफबीआर आपको ये कह दे कि आज जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो मुझे आज ही मुझे बता दें कि आपने कहां पे प्रोडक्ट बेची है, किन के नाम पे बेची है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी वैल्यू है। वो सिस्टम एफबीआर के आईरेस के सिस्टम जो उनका एफबीआर की वेबसाइट है वहां पे कनेक्टेड है। जैसे ही आप वहां पे सेल बुक करेंगे एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो इकोनॉमी डॉक्यूमेंट करने के लिए ये एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल है। ये 2021 से तकरीबन अभी जो रिटेलर्स हैं उन पे लागू हो चुका है और अभी भी अंडर प्रोसेस है। हर महीने इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन या डिलीशन की जाती है। तो एक रिटेलर वो है जिन्होंने ये काम करना है। दूसरे रिटेलर क्या है जो कि नॉर्मल रिटेलर है, और टियर 2 में जो नॉर्मल नहीं है टियर 2 में आते हैं, उन्होंने क्या करना है, फिक्स रेट के मुताबिक जो टैक्स है वो पे कर देना है।
अब जो टीयर 2 का रिटेलर है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिटेलर टीयर 2 का है। वैसे तो हम आगे जाके इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंडीशंस है वो क्या है कि कोई भी वो नेशनल या एमएनसी का जो प्रोडक्ट है वो बेच रहा है, और अगर उनका जो मंथ एनुअल बिल है 1.2 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो उससे ज्यादा है, किसी एयर कंडीशनर प्लाजा में वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या होगा, टीयर 2 का रिटेलर नहीं होगा। यानी कि वो टीयर 1 में कैटेगरी में आएगा कि अगर वो प्रोडक्ट ये बेच रहा है, उसका बिल 12 लाख से ऊपर है, एयर कंडीशन प्लाजा में परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या होगा, टीयर 1 का रिटेलर होगा। अदर देन दैट क्या होंगे, सारे टीयर 2 के रिटेलर होंगे, जो कि ये छोटे मार्ट्स हैं, गली मोहल्लों में जो लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने जो टैक्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो पहला जो सेल टैक्स का लेक्चर था, इसमें हमने कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिए कि सेल टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सेल टैक्स में दो तरह की चीजें आती हैं, सप्लाई है, सब्सिडी है। पहले हम सप्लाई पढ़ेंगे। इसकी जो टैक्स रिटर्न फाइल होगी एफबीआर में होगी। सप्लाई में कुछ टैक्सीबल सप्लाई है, एग्जम्प्ट है, जीरो रेटेड है। टैक्सीबल में हमने ये देखा कि वो सप्लाई जो सेक्शन 13 में और 6 स्केड्यूल में नहीं है, और इसके साथ सेक्शन 4 में और 5th स्केड्यूल में नहीं है। सारी अदर देन दैट सारी की सारी सप्लाई क्या है, टैक्सीबल है। एग्जम्प्ट सप्लाई जो है उसको स्टडी करने के लिए आपने सेक्शन 14 पढ़ना है, और साथ ही आप क्या करें, 13 पढ़ना है, और साथ ही आप 6 स्केड्यूल देखेंगे। इसी तरीके से जीरो रेटेड के लिए आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे और 5th स्केड्यूल देखेंगे। एग्जम्प्ट के 6 स्केड्यूल को याद रखने के लिए 6 में सिक्स स्केड्यूल में 6 में एक्स आता है, एग्जाम में भी एक्स आता है, इस वजह से आप इसको 6 स्केड्यूल की तरह याद रख सकते हैं। फिर हमने देखा कि अब ये चीजें आइडेंटिफाई कर ली। अब ये सवाल ये पैदा होता है, मैंने टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस होगा वो सेल टैक्स पेबल होगा, स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसके मुताबिक कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर हमने ये देखा कि स्कोप क्या है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्कोप क्या है। स्कोप में हमने देखा कि कुछ पे तो स्टैंडर्ड रेट चार्ज होगा 18%, कुछ थर्ड स्केड्यूल के आइटम है, कुछ 10 की है, कुछ 13 की है, कुछ सीएनजी से रिलेटेड सेपरेट है, और इसी तरीके से टैक्स ऑन रिटेलर है। तो इसके अलावा सेल टैक्स में कुछ नहीं आपको मिलेगा। जैसे हमने इनकम टैक्स में 153 के सेक्शन में देखा कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टर सर्विसेज हैं, कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन सर्विसेज हैं। तो डिफरेंट सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट या नेचर और इंडस्ट्री के मुताबिक टैक्स रेट भी डिफरेंट था। इसी तरीके से सेल टैक्स में भी ये डिफाइन कर दिया गया कि अगर आप नॉर्मल में है तो ये टैक्स है, थर्ड स्केड्यूल में तो ये है, ये कैटेगरी बना दी, क्योंकि सारे इकोनॉमी एक जैसी नहीं है, वैट मूड में नहीं आ सकते। अगर सबके लिए सेम सिस्टम हो जाएगा तो चीजें नहीं हो सकती। अगर सबके लिए सेम सिस्टम होगा तो जो सिस्टम है इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इस वजह से डिफरेंट स्केड्यूल्स और सेक्शंस बना दिए गए ताकि उसके मुताबिक आस्ता आस्ता इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो कॉन्सेप्ट है इसको फर्दर स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, और इसके नोट्स जो है मैं आपको भेज देता हूं, उसको स्टडी कर लीजिए। ये सारी जो हमने अभी डिस्कस की है ये नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी, क्योंकि इसकी बेस पे आगे हमने सीखना है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।